लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस। आपकी प्रीलिम्स की परफॉर्मेंस जो अच्छी नहीं रही है उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है, वो है कि आप रॉक सॉलिड फाउंडेशन बिल्टअप करने में कहीं ना कहीं कमजोर रहे। जेके रोलिंग ने एक बात कही है कि आई रियली क्रिएटेड माई ब्यूटिफुल लाइफ बिकॉज आई वॉज एबल टू बिल्ड रॉक सॉलिड फाउंडेशन। 2025 का प्रीलिम्स हुआ और प्रीलिम्स के बाद जब रिजल्ट आता है ना तो मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, ऑनलाइन भी जितने बच्चे हैं सब एक साइलेंट मूड में चले जाते हैं। दिस इज द ओनली रीजन कि मैंने ये फैसला किया कि मैं थोड़ा सा डिले करके एक हफ्ते बाद ये वीडियो आपके लिए रिलीज करूंगा। सबसे बड़ा सवाल अब आपके सामने दो हैं। देयर आर टू क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। द क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या आप रीस्टार्ट करना चाहते हो? क्वेश्चन नंबर 2 इज क्या आप क्विट करना चाहते हो? ना अगर ये आपका पहला या दूसरा अटेम्प्ट था तो ऑब्वियसली आपका जो मेजर फोकस होगा वो यही होगा कि सर लेट अस डू अ रीस्टार्ट। एंड अगर ये आपका तीसरा, चौथा या पांचवा अटेम्प्ट था तो हो सकता है आपके मन में क्विट करने का भी ऑप्शन आ रहा हो। क्विट करना चीज़ों को बहुत आसान होता है। इट इज़ वेरी इजी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दैट यू क्विट एनीथिंग। एक चीज़ याद रखो, आपके पास लाइफ में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये ऑप्शन हमेशा रहेगा कि आप क्विट कर सको, आप किसी भी चीज़ को छोड़ सको। और हमेशा छोड़ना गलत चीज़ नहीं होती है। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस। क्विट करना हमेशा गलत चीज़ नहीं होती है, बट हाँ, क्विट करने से पहले क्या आपने भरपूर मात्रा में कोशिश करी? क्या आपने भरपूर मात्रा में ट्राई किया? ये एक बड़ा सवाल होता है। आज का ये सेशन मेजरली इस चीज को लेकर है कि अगर आप एक कमबैक चाहते हो 2026 के अंदर, हाउ यू विल प्रिपेयर योर ईयर टू बी रेडी फॉर 2026 प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ना एक चीज दोस्तों बिल्कुल गांठ बांध लो कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपका अगले साल प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो सीधा आपको रैंक दिखनी चाहिए। इफ यू आर एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आपको सीधा रैंक नजर आनी चाहिए। तो अब आपकी जो तैयारी है वो इस लेवल की होनी चाहिए कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करो, मेंस क्वालिफाई करो, इंटरव्यू क्वालिफाई करो और सीधा रैंक हासिल करो। ये देखो, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। ये जो इतने सारे मेरे हाथ में पन्ने हैं ना, दीज आर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स। ये DAFs हैं बच्चों के, जिन्होंने, इनमें से काफ़ी सारे, मतलब 80% वो बच्चे हैं जिनकी रैंक आई है 2024 के अंदर। तो ये उनके DAFs हैं। जब हम लोग मॉक इंटरव्यूज लेते हैं उस समय पर हमारे पास ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं। इनके अंदर एक बहुत कॉमन बात है कि 70% ऑफ द स्टूडेंट्स का ये थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट था। अब इस चीज को आप अपनी तैयारी के साथ लिंक करो। अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कमजोर पढ़ाई करी थी या कुछ और किया था, बट हाँ, देयर इज नो वन टू जज देम नाउ कि उनका कौन से अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ। तो अब आपको अपनी प्रिपरेशन को करना है रीस्टार्ट। तो सबसे पहला तो फेज आता है कि आपको स्पेक्यूलेशन करना है। यू नीड टू स्पेक्यूलेट। नाउ स्पेक्यूलेट व्हाट? क्या स्पेक्यूलेट करना है?
आपको ये स्पेकुलेट करना है कि 2024-25 का जो प्रीलिम्स है वो आपका क्यों क्वालिफाई नहीं हुआ। मैं इसके लेवल बताता हूं। क्या आपने सिर्फ PYQ सॉल्व किए थे या आपने उनको एनालाइज भी किया था? ये पहला पॉइंट है। नंबर 2, क्या आप सिर्फ और सिर्फ क्लासेस के ऊपर डिपेंडेंट रहे थे या आपने बुक्स को भी रेफर किया था? नंबर 3, आपने जहां से भी अगर कोई क्लासेस या कोचिंग कवर अप करी है, क्या आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस वहां से रिफ्लेक्ट हुए? ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपके मेंटर ही गलत हो, उन्होंने ही आपको गलत गाइड किया हो। नंबर 4, क्या आप जो बेसिक फाउंडेशन है NCERTs एंड न्यूज़पेपर्स, क्या आपने वो ढंग से कवर किए थे? कुछ बेसिक रिफ्लेक्शन पॉइंट्स होते हैं जिनको आप देख सकते हो। इन रिफ्लेक्शन पॉइंट के साथ साथ यू नीड टू फोकस ऑन कि जो पेपर गया आप उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स आप डिवाइड करो, ऐसी रही। अब देखो ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। देयर इज अ वेरी बेसिक सेइंग, याद रखो दोस्तों, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा तुम्हारे को कोई नहीं जानता। किसी से भी झूठ बोल सकते हो आप लोग, पर कभी भी आप लोग शीशे के सामने झूठ नहीं बोल सकते। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से कह रहे हो मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, मेरे लिए प्रीलिम्स इजी था, मेरा बस C-SET क्वालिफाई हो गया, प्रीलिम्स भी रहा होगा तो 1-2 नंबर से रहा होगा, पर आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो कि कहाँ कमी रही, मैंने सिर्फ PYQ देखे थे, एनालाइज नहीं करे थे, मैंने NCERT को मिस कर दिया, मैं सिर्फ क्लासों के चक्कर में ही रह गया, मैंने बुक्स ही नहीं पढ़ी, या दोस्ती यारी के चक्कर में रह गया, है ना, रिलेशनशिप्स के चक्कर में रह गया, नेटफ्लिक्स देखता रह गया, पूरे टाइम बिंज वॉच करता रह गया, लाइब्रेरी तो मैं गया था पर लाइब्रेरी में ढंग से पढ़ नहीं पाता था। अब भाई असलियत तो आपको ही पता है ना, रियलिटी तो आपको ही पता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब गाइस आपको ये इमेजिन करना है, ये सोचना है कि आप मेंस 2025 दे रहे हो। You need to think this, you need to imagine this that you are giving mains 2025। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको जो ये पूरा ईयर है ये वापस से जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, फोकस करना है मेंस पे और मेंस लेवल की ही तैयारी करनी है। मतलब है कि अगर आपने अभी तक अपना ऑप्शनल कवर नहीं किया है तो अपना ऑप्शनल कवर अप करो। आपने अगर अभी तक वो एथिक्स वाला पेपर कवर नहीं किया है, एथिक्स वाला पेपर कवर करो। अगर आपने अभी कोई एस्से नहीं किया है तो एस्से कवर करो। अगर आपने कोई आंसर नहीं करी थी तो आंसर राइटिंग करो। और अभी आपकी क्योंकि प्रीलिम्स अभी होके चुका है तो आपके बैक ऑफ द ब्रेन वो सारी की सारी चीजें कवर होंगी जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1, 2, 3 से रिलेटेड आप आंसर राइटिंग करो जिससे कि आपकी मेंस की तैयारी अच्छे से हो सके। जब मेंस का पेपर सामने आए, चाहे तुम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे हो, आप अपने रूम में बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, आप उसको सॉल्व कर पाओ। दिस शुड बी द बेसिक स्टेप टू, दिस शुड बी द बेसिक स्टेप जिसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। ये वाला जो काम है ये आपको करना है कब तक? सितंबर तक, या आप इसको अक्टूबर तक भी कर सकते हो। और इसके बाद जब अपनी प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन चालू करोगे, वहां आपको थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है।
यहां पर जब आप आओगे तो आपको सबसे जो आपकी बेसिक एनसीईआरटीज हैं वो आपको कवर अप करनी है वापस से, विदाउट एनी मिस। टेस्ट सीरीज देना है, मॉक जो हैं उनको लगाना है, उनके ऊपर ध्यान देना, इंप्रोवाइजेशन करना है। पीवाईक्यू को सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, उनको डीप रूटेड एनालिसिस करना है। और यहां पे अपने आप को टेस्ट करके अपने आप को क्या बनाना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये बहुत, देखो मैं कोई टाइम देने में बिलीव नहीं करता कि इस महीने से इस महीने ये करो, इस महीने से इस महीने वो करो। तुम कोई बच्चे नहीं हो कि तुम्हें टाइम टेबल प्रोवाइड कराया जाए कि इस दिन ये करो, इस दिन वो करो। आप इतने बड़े हो कि आपको ये पता है व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट यू नीड टू डू। तो उसी तरीके से भाई लोग काम करो। अपने जब सितंबर अक्टूबर आए तो उस समय पर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की तरफ। अब ऐसा तो है नहीं कि उस बीच में तुम कुछ कर नहीं रहे हो। जब अपना ऑप्शनल देख रहे हो, एथिक्स देख रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो 1 2 3 की, ऑटोमेटिकली अपना जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक पोर्शन है वो भी साथ में रिवाइज कर ही रहे हो। देखो, अच्छी प्रिपरेशन वो है जो प्रीलिम्स और मेंस को साथ में इंटीग्रेट करके हो। प्रिपरेशन बेकार है जहां पर आप सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कर रहे हो। ये मैं आपको समझा चुका हूं अपने बहुत सारे सेशंस में। प्रिपरेशन वीक हो जाएगी अगर सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करोगे। लगता है प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाओ, बट फिर मेंस और कैसे हैंडल करोगे सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर? इसके ऊपर ध्यान आपको देना पड़ेगा। एंड डोंट टू प्रिपेयर द एग्जाम सिमिलरली जैसे आपने पिछले साल प्रिपेयर किया था। बहुत सारे बच्चे जिनका सीसैट की वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाता, वो क्या करते हैं कि अभी रीस्टार्ट कर देते हैं सीसेट से। नहीं भाई, सीसेट से स्टार्ट करके कोई फायदा नहीं है, नहीं होगा। समय सीसेट करने का नवंबर है, वहां से फोकस करो। और अगर यहां फोकस करना है, आप अब से फोकस करना चाहते हो, तो आप क्या, अब वीकेंड पे एक दिन चूज कर लो कि भाई इस दिन मैं सीसेट करूंगा, कि आप अभी से सीसेट लगाना स्टार्ट कर दोगे। बाकी आपको कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। ये एक छोटी सी वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी दिमाग को क्लैरिफाई करने में, क्लियर करने में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।